हेलो स्टूडेंट्स। अब आपका कुछ कुछ रेफरेंस आने लगा है। आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। इसी क्रम में आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं विश्वविद्यालय परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु, नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, द वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर में सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नदी 3 अवस्थाओं में रहती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये जो लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ रिवर है, इसमें बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं वो तीनों ही अवस्थाओं में ढाल के अनुरूप अपने अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य को संपादित करती है। इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क रिवर का यहाँ गठित होता है। सबसे पहली जो आकृति आती है युवावस्था की, वो है वी आकार की घाटी। चलिए देखते हैं इस डायग्राम में। आप देखिए, सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है और जिस कारण नदी की घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है, जो अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, बन जाती है। इस घाटी के निर्माण के समय केवल निम्न कटाव द्वारा घाटी गहरी ही होती है। इसके विपरीत क्षैतिज अपर्दन भी होता रहता है और जिससे चौड़ाई भी बढ़ती रहती है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है गॉर्ज। इस डायग्राम में आप देखिए कि किस तरीके से वी आकार की घाटी बनी और नदी उसके मध्य में बह रही है। गॉर्ज, पहला है गार्ज और दूसरा है कैनियन। गार्ज है वो वी आकार की घाटी, कैनियन भी वी आकार की घाटी का ही रूप है। गार्ज की परिभाषा क्या है कि जिसके किनारे की दीवार खड़े ढाल की हो, आई आकार जैसा नजर आ रहा है। आप देखिए, चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा सकड़ी घाटी को गार्ज या कंदरा कहते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है। गार्ज का निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से निम्न कटाव द्वारा होता है और कभी कभी जब जलप्रपात पीछे की ओर खिसकते हैं तीव्र गति से, तो भी गार्ज का निर्माण होता है। जैसे रांची पठार पर हुंडूर घाघ जलप्रपात के नीचे स्वर्ण रेखा नदी ने जो गार्ज बनाया है, इसी प्रकार जबलपुर के पास नर्मदा नदी का भेड़ा घाट संगमरमरी गार्ज ये विश्वविख्यात है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रारंभिक रूप से लंबवत अपर्दन हो रहा है, फिर क्षैतिज अपर्दन हो रहा है और नदी की चौड़ाई बढ़ती जाती है और वी आकार की बन जाती है। इसी प्रकार दूसरा है कैनियन। गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा या सकड़ी नदी कंदरा कहते हैं। कैनियन की गहराई तथा दीवारों के खड़े ढाल का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि ऊपर से देखने पर इस घाटी में बहने वाली नदी एक पतली सफेद रेखा के समान दिखाई देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो नदी का ग्रांड कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी स्थलाकृति है हमारी जलप्रपात तथा छिपरिका। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। आपने देखा समोच्च रेखा चित्रों में भी 2 समोच्च रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है जहां जलप्रपात बिंदु होता है। इस तरीके की स्थिति उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टान, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, मुलायम चट्टान कट जाती है, कठोर चट्टान कट नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप उसके जल के ऊपरी भाग से नीचे गिरने लगता है। जल है ऊपरी भाग से नीचे गिरेगा। 2 शब्द हैं हमारे यहाँ पर, प्रपात और छिपरिका, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। वाटरफॉल अधिक ऊंचाई के होते हैं, इनका ढाल खड़ा होता है और ये क्लिफ के अग्रभाग से गिरते हैं, जबकि छिपरिका जो है रैपिड्स, इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम होती है, इसका ढाल सामान्य होता है। छिपरिका प्रपात का एक छोटा और सामान्य रूप है। भारत की जो प्रपात रेखा है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टॉन्स नदी रीवा के पूर्वा प्रपात से प्रारंभ होती है और पूर्वी बिहार में सासाराम तक जाती है। सामान्यतः उत्पत्ति के आधार पर जलप्रपातों को 2 भागों में बांटा जाता है। सामान्य जलप्रपात, सोपानी प्रपात जिसका एक भाग है, छत्रक शैल प्रपात, अवरोधी प्रपात और पठारी, और दूसरा है गौण प्रपात। सोपानी प्रपात जैसे कर्नाटक का रायचूर जिले में कृष्णा नदी पर छाया भगवती प्रपात, जिसमें सीढ़ियां बन जाती है, एक कठोर चट्टान और कमजोर चट्टान, इनका संरचनाएं असमान संरचनाएं वाली
चट्टानें क्रमबद्ध होती हैं। दूसरा है पठारी, जब पठार से नदी का जल सीधा ही नीचे की ओर गिरता है। द प्रोसेस ऑफ वाटरफॉल फॉर्मेशन, यहाँ देखिए आप किस प्रकार नदी का जल कठोर चट्टान से सीधा ही नीचे की ओर गिर रहा है और नीचे की कोमल चट्टान कट गई है। जैसे कारो नदी पर रांची पठार को छोड़कर सिंहभूम क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, वहां पर फेरुआ घाघ प्रपात इस प्रकार का एक उदाहरण है। इसी प्रकार भ्रंश प्रपात बनते हैं। जम्बेजी नदी है, उस पर विक्टोरिया जलप्रपात भ्रंश जलप्रपात का उदाहरण है। नदी पर लटकती घाटी के ऊपर भी प्रपात बन जाते हैं। जब मुख्य नदी का ढाल सहायक नदी की ढाल की अपेक्षा अधिक होता है तो सहायक नदी का संगम स्थान मुख्य नदी के जल से ऊंचा होता है। गंगा नदी के जो कि पूर्वी रांची पठार में जौहना के पास रारू नदी में मिलती है, वहाँ इस प्रकार का प्रपात आपको देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका डायग्राम आप देख रहे हैं, जो हमारे मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में भी है, मैनाल। जी हाँ, निक पॉइंट जलप्रपात। नदियां अपर्दन द्वारा अपनी क्रमबद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद क्रमबद्ध वक्र का निर्माण करती है और इसी बीच जब सागर का तल पहले से नीचा हो जाता है तो नदियों के निचले भाग में नवोन्मेष मतलब रेजुमेशन की क्रिया हो जाती है, पुनर्युवन हो जाता है और इसके कारण इस प्रकार के निक पॉइंट जलप्रपात बनते हैं, जैसे मैनाल का प्रपात। फिर आता है हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है जलकृति का, पॉट होल्स। आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार जो पत्थर है वो पानी के साथ घर्षण करते हुए नीचे वाले भाग को काट रहे हैं, लगातार चक्कर करते हुए। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है और उत्पन्न स्थलाकृति है वो जलकृतिका कहलाती है। इसको आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। इसको हम अवनमन कुंड भी कहते हैं। जलकृतिका का निर्माण हिमानी द्वारा भी उसकी घाटी में होता है। ये जलकृतिका के ही कुछ उदाहरण हैं जो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। अगला आता है स्टूडेंट्स हमारा संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेस। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती है। इस परिस्थिति में नदी द्वारा विशेष डिफरेंशियल इरोजन द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं। परिणाम स्वरूप कठोर और प्रतिरोधी चट्टानें बाहर निकली रहती है, कोमल अंदर की तरफ चलाई जाती है और सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। इसे ही हम सोपान या बेंचेस के नाम से जानते हैं। सोपान है वो नदी वेदिका से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि नदी वेदिकाओं से अलग संरचनात्मक सोपान की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इनका निर्माण एकमात्र चट्टान की कठोरता और कोमलता से होता है, जबकि नदी वेदिका का कठोरता और कोमलता से कोई संबंध नहीं है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं नदी वेदिका कैसे बन रही है, रिवर ट्रेसेस कहते हैं इसको। नदी के घाटी के दोनों ओर स्वप्नाकार वेदिकाएं मिलती है जो नदी के प्रारंभिक भाड़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम सीढ़ीनुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती चली जाती हैं। उसके बाद पुनर्युवन आ जाता है। नदी वेदिका है ये भी पुनर्युवन की परिचायक है, ध्यान रखें, नोट करें। नदी अपनी क्रमबद्ध अवस्था में के बाद बाढ़ का मैदान बनाती है और जब बाढ़ का मैदान में अचानक नवोन्मेष की क्रिया होती है तो पुनः नदी अंदर की ओर गहरा करने लगती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये। फिर गहरा करने के कारण सीढ़ीदार वेदिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसी को हम रिवर वेदिका या रिवर ट्रेसेस के नाम से, नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पुनर्युवन के कारण बनी है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये पुनर्युवन का परिचायक है। अब आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग नदी विसर्प। प्रौढ़ अवस्था में जब मैदानी भाग में नदी प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज कटाव अधिक सक्रिय हो जाता है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है न ही समान चट्टानों का बना। ऐसी अवस्था में नदियां सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती है। जहां कोमल चट्टानें होती है उनको काट देती है, कठोर अपनी जगह छूट जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है। चित्र में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इस प्रकार के छल्ले बने हुए हैं। इसका नाम एशिया माइनर की एक नदी है मियांडर, उसके आधार पर पड़ा है। ये देखिए किस तरीके से कोमल चट्टान को काट रही है और कठोर चट्टान की और ये अपने भाग पर ये मलबे को छोड़ती जाती है। तो इस तरीके से जो नेक की साइड है वहाँ लेटरल इरोजन होता है और दूसरी तरफ इसका डिपोजिशन होता है। तो एशिया माइनर की जो मियांडर नदी है वो बड़े बड़े मोड़ों से प्रभावित होती है
उसी के आधार पर इनका नाम हम मियांडर या विसर्प कहते हैं। मियांडर आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से क्षैतिज अपर्दन अथवा लंबवत अपर्दन के का परिणाम है। दो प्रकार के विसर्प होते हैं, सामान्य विसर्प और दूसरा अर्धकर्तित विसर्प। तीसरे प्रकार का कुछ विद्वान बताते हैं, उसको हम कहते हैं मिसफिट या बेमेल विसर्प। यहाँ देखिए आप बिल्कुल नदी किस तरीके से एक तरफ ब्लू कलर में मैंने इरोजन लिखा है और दूसरे उसके विपरीत साइड में ये डिपोजिशन का कार्य करती है और इस तरीके से विसर्प का निर्माण होता है। नदी विसर्प की ही एक और महत्वपूर्ण संरचना है, वो है ऑक्सबो लेक। जब नदी इस प्रकार के का कटाव का काम करती है, धीरे धीरे नदी का जो छल्ला होता है और जो दोनों किनारे होते हैं वो एक दूसरे के कटाव करके आपस में मिल जाते हैं और जहाँ से घुमावदार भाग से नदी पहले आ रही थी वो भाग अब पहले वाले भाग से दूर हो जाता है। उसके बीच में नदी अपने जमाव को छोड़ देती है। जमाव का निक्षेपण होने की वजह से वह भाग अलग हो जाता है और बाढ़ के समय उसमें पानी भर जाता है। इस प्रकार की झील नुमा संरचना को, जो इस डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ रही है, इस प्रकार की झील नुमा संरचना जिसमें बाढ़ के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, ऑक्सबो लेक गोखुर झील के नाम से जानी जाती है। तो आगे चलते हैं। पेनीप्लेन, यह संप्रदाय मैदान का निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं तो दूर हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप नदी अपने मलबे को उस क्षेत्र में समाहित कर देती है। परिणाम स्वरूप वहां संप्रदाय मैदान बनता है और कहीं कहीं पर प्रतिरोधी सेल होती है, वो बनाती है मोनार्डनॉक, जो आपने उस डायग्राम में देखा। ओके, आगे चलते हैं। निक्षेपण द्वारा बनी हुई आकृतियां आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु की हम बात करेंगे। जी हाँ, जलोढ़ पंख सरिता द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं तथा नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक है। नोट करें इन बातों को ध्यान से। नदी की तरुणावस्था का अंतिम और प्रौढ़ावस्था का प्रथम पड़ाव। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, वो पर्वतीय ढालों के पास और बारीक टुकड़े हैं वो दूर उनसे जमा हो जाते हैं। इस आधार पर एक अर्धवृत्ताकार पदार्थों का निक्षेपण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और इन क्षेत्रों में ये देखिए हिमालय का एक चित्र दिया है जिसमें शंकु बना हुआ है और इनके पर्वत पदीय भागों में नगर भी बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, इस कारण यहाँ पर प्राय नगर बस जाते हैं। यहीं पर एक नदी भी बहती है जिसको गुम्फित नदी कहते हैं, जो बजरी में अंडरग्राउंड हो जाती है, गायब हो जाती है और कुछ किलोमीटर आगे जाकर पुनः जल स्रोत या झरने के रूप में निकलती है। इसको हम कहते हैं गुम्फित नदी। ओके, अब आता है तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बड़े लंबे लंबे बांधों का निर्माण हो जाता है जो कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, जिन्हें हम तटबंध कहते हैं। चूंकि ये बंध प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध भी कहा जाता है। जलोढ़ पंख तथा डेल्टा के समान तटबंध नदी के सामान्य रचनात्मक स्थल रूप नहीं होते हैं। क्या? सामान्य रचनात्मक स्थल रूप नहीं है, ध्यान रखें। ये हर नदी में नहीं पाए जाते हैं। ओके, तटबंध का निर्माण नदी द्वारा मलबा के निक्षेप के कारण होता है तथा इनकी उत्पत्ति बेहद सरल होती है। निक्षेप के कारण नदी के दोनों ओर कम ऊंचाई वाले बंध लंबे लंबे कटक के रूप में बन जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। जिनमें बड़े जो कणों का जमाव है वो नदी की घाटी की ओर होगा और महीन कण है वो निक्षेप बंध के बाहरी भाग की ओर बनते हैं। क्लियर? अब अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राजस्थान से संबंधित भी है। चंबल जिसको हम गली इरोजन और के नाम से जानते हैं, गली इरोजन है। इसमें नदियों के द्वारा जो मिट्टी वाले क्षेत्र है उनके अंदर बहुत गहरी गहरी खाइयां बना दी जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। चंबल इस के लिए फेमस है और ये वाटर चैनल्स के द्वारा बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के रेवाइंस या गलीस आपने निश्चित रूप से राजस्थान के कुछ भूभागों में अवश्य देखी होगी। लास्ट हमारी जो आकृति आती है वो है नदी डेल्टा।
नदी डेल्टा सबसे उत्तम रचनात्मक और अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए वरदान के समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है जो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सबसे अधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध और वेग में नियाहत कमी आने के कारण मलबे का निक्षेपण होने लगता है और जिससे एक विशेष प्रकार की डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। ये शब्द सबसे पहले है हेरोडोटस महोदय ने यूज किया था जब उन्होंने नील नदी के मुहाने पर इस प्रकार के निक्षेपण की आकृति को देखा था। छोटी हो या बड़ी, छोटा हो या बड़ा डेल्टा, प्रत्येक नदी है वो डेल्टा का निर्माण अवश्य करती है जो समुद्र में जा रही है, झील में जा रही है। डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। क्लियर? और इसके निर्माण की कुछ आवश्यक दशाएं हैं, जैसे डेल्टा के लिए निक्षेप उचित स्थान पर होना चाहिए, नदी का आकार और जल का आयतन अधिक होना चाहिए, नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए। जिस सागर में नदी गिरती है वहां पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए और मुहाने के पास ज्वार तरंगे निर्बल होनी चाहिए। आकार के आधार पर हम डेल्टा को देखें तो सबसे पहला आपको आकृति के आधार पर देख रहा है यहाँ पर चापाकार डेल्टा, जिसको हम एरिकेट डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। यह वृत्त के या चाप या धनुष के समान होता है। जैसे नील नदी का डेल्टा बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा गंगा नदी, राइन, नाइजर, हवांगो, इरावदी, वोल्गा, सिंध, डेन्यूब, मिकांग, पो, रॉन, लीना, इनमें चापाकार डेल्टा मिलता है। ओके, और इसकी आकृति है वो दिन प्रतिदिन समुद्र की ओर बढ़ती जाती है। दूसरा प्रकार का जो डेल्टा है वो है हमारा पंजाकार डेल्टा, जैसे मिसिसिपी नदी का डेल्टा। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के हाथ की उंगलियां निकली हुई है, या डेल्टा अंगुलाकार डेल्टा भी कहलाता है। यह डेल्टा बेस्ट एग्जांपल इसका मिसिसिपी का है। तीसरा है हमारा ज्वार नदमुखी डेल्टा, नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित। देखिए इस वाले डायग्राम में आपको ज्वार नदमुख दिख रहा है। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो कि जलमग्न होती है और जहां पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती है। जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां इसका उदाहरण है। इसी प्रकार मैकेंजी, ऑर्डर, विस्चुला, एल्ब, सेन, ओब, हडसन आदि नदियां भी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है। ये जल्दी से सागर में गिर जाती है, इनका प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इस जैसे इस प्रकार के डेल्टा बनते हैं। इसके अलावा रुंडित डेल्टा है, नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार में सागरीय लहरें बार बार परिवर्तन करती रहती है, जिससे वो कटता फटता रहता है। इसको हम रुंडित या भग्नाकार डेल्टा कहते हैं। इसी प्रकार दंताकार डेल्टा आता है एक, इसको हम कस्पेट डेल्टा भी कहते हैं, जिसमें टिबर नदी दांतों के जैसा, दांत इंसानी दांतों की तरह, जबड़े की तरह डेल्टा बन जाता है, जैसे टिबर नदी इटली में है। इसी प्रकार पॉलीयुक्त डेल्टा, जब नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। वर्धमान डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा, जो निरंतर सागर की ओर बढ़ता रहता है, जैसे गंगा नदी का डेल्टा और मिसिसिपी नदी का डेल्टा ये है। परितज्ञ डेल्टा, जब नदी अपने डेल्टा को छोड़कर अन्य डेल्टा का निर्माण करने लगती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग जो हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होता है, वो परितज्ञ डेल्टा का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप ध्यान से यहाँ पर आप इसको रोकिएगा, डायग्राम को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्रश्न दिए हैं असाइनमेंट्स, जिसके अंदर फ्लूवल टॉपोग्राफी, नदी के द्वारा बनने वाली बहुत सारी स्थलाकृतियों के डायग्राम्स ABCDEF करके मैंने दिए हैं। उन डायग्राम्स को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में जानकारी देंगे। ये वो प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वैली एट A? व्हाट इज द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव टर्म ऑफ द मटेरियल एट B? व्हाट इज द फीचर एट C, D, E? कौन सा फीचर दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की टॉपोग्राफी को दिखाई दे रहा है? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल तैयारी होगी आपकी कि आप किस स्ट्रीम फीचर्स को पहचान रहे हैं, टॉपोग्राफी के फीचर को पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ लेने से मात्र पाठ नहीं पड़ेगी। आप जब तक आकृति को धरातल पर नहीं पहचानेंगे तब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, भूगोल का ज्ञान जूतों के तले घिसकर ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा जिम्बरमैन महोदय ने कहा है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दी है
ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए दी है कि मैंने इस पूरे वीडियो में जो भी डायग्राम बताया है उन सब डायग्रामों का संकलन इस वाले इन क्वेश्चंस में है, और इसके साथ जो दो मैंने प्रोफाइल्स दिए हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शंस दिए हैं दो मैंने, ए और बी, इन दो क्रॉस सेक्शंस के अंदर इसके जवाब छुपे हुए हैं। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको जूम करके देखिए। ये दूसरा क्रॉस सेक्शन आ गया है, आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मियांडर दिख रहा है, ऑक्सबो लेक दिख रही है, यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध भी हो सकता है, डिवोशनल वर्क यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इस प्रकार आप जब इस डायग्राम को देखेंगे, एनलार्ज करेंगे, तो जो जो फीचर्स हमने आगे की ओर देखे हैं, जो जिस जिस प्रकार की आकृतियों को हमने आगे की ओर देखा है, वो आकृति आपको यहाँ भी नज़र